आज की क्लास में हम लोग देखिए अगला नया चैप्टर विद्युत धारा को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसके बाद मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, खूब ढेर सारा न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी को पढ़े हैं पूरा। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा चैप्टर। तो विद्युत धारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। प्रतिरोधों का संयोजन आप इसमें काफी बार पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो विद्युत धारा में सबसे पहले टॉपिक पढ़ना एकदम बेसिक फार्मूले से लेकर चलेंगे, एकदम बेसिक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है तो हेडिंग लगा लीजिएगा पहले इसमें आवेश। आवेश देखिए, आवेश के बारे में ध्यान से समझिएगा। आवेश जो है, आवेश जो है वह वस्तुओं का एक गुण है। जो बातें बोलेंगे एकदम दिमाग में सेट करिएगा। पहले बात ये सेट करिए, आवेश क्या है? वस्तुओं का गुण है। कैसा गुण है भाई? गुण है तो गुण है, जैसे मैं लड़का कहे तो बहुत गुणवान है। गुणवान है मतलब उसमें क्या क्या खासियत दिखती है, जो दिखता है उसी को ना कहेंगे। तो देखिए वस्तुओं का गुण है तो क्या करता है आवेश? तो वस्तु के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र और या एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एकदम प्रैक्टिकली दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि आवेश क्या है। तो आवेश वस्तुओं का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए आप जब लाइट जब देखते हैं, जहां धारा जहां बहती है, आप विद्युत बल्बों में देखे होंगे, तारों में देखे होंगे ना आप। देखिए आवेश जो है तारों का एक गुण है भाई, तार में आवेश बहुत सारे हैं। अगर आयरन का है तो आयरन में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यह क्या है? आयरन भी एगो चालक हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कॉपर है, कॉपर में भी वही हाल है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में भी विद्युत चालन होता है। तो ऐसे जितने भी चालक वस्तु है उनमें आवेश का क्या काम है? तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आप देखे होंगे टावर ओवर के पास जो बड़ी 33,000 जहां वोल्टेज की लाइट चलती है, देखिए टावर 33,000 वोल्टेज वाला। तो आप 33,000 वोल्टेज के पास जाइएगा, जाएंगे ना? है? चलो दूसरे को भेज देते हैं। 33,000 वोल्टेज पावर जो जहां से चल रहा है वहां पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो आप देखेंगे कि कुछ दूरी, लगभग 1-2 फीट के दूरी पर ही आप क्या हो जाओगे? आकर्षित हो जाओगे, खींच लिए जाओगे। नहीं, जाकर देख लेना। 11,000 वोल्टेज वाला पर भी देखिए कुछ दूरी से पहले ही आपको खींच लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो आवेश है अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है, माने जहां कुछ दूरी तक विद्युत क्षेत्र है। फिर चुंबक का मतलब आकर्षण, चुंबक का मतलब आकर्षण, यानी विद्युत क्षेत्र भी फैलाया है और चुंबकीय क्षेत्र भी फैलाया है। बोलिए समझ में आ गया? वैद्युत आवेश क्या है? तो वस्तुओं का गुण है जो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अब यहां पे एक और ट्विस्ट है, तथा वह स्वयं उसका अनुभव भी करता है। अगर कोई अन्य आवेश को उसके क्षेत्र में ले जाया जाए, कोई अन्य आवेश जाएगा तो वह क्या करता है? उसका अनुभव भी करता है, विद्युत क्षेत्र का अनुभव भी करता है। देखिएगा अगर इस तरह से एक तार जा रहा है लाइट की, दूसरा इसी में तार ले जाकर कुछ दूरी पर ले जाएंगे तो हो सकेगा कुछ दूरी पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, है ना। तो वो क्या होता है? वहां पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है। मैं आगे बताऊंगा। यहां पहले केवल हम प्रयास कर रहे हैं आवेश की परिभाषा को समझाने का। आवेश की परिभाषा है क्या? तो वस्तुओं का गुण है।
देखो गुण क्यों है, तो आप मानो है ना, बोलिएगा, तो आपके पास द्रव्यमान है, बोलिए द्रव्यमान है। अब मैं बोलूंगा क्यों द्रव्यमान है, भाई ये वस्तुओं का गुण है कि उसके पास द्रव्यमान होगा ही होगा, हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते वो गुण क्यों है, ठीक है ना। हमारे पास द्रव्यमान क्यों है, भाई हमारा शरीर है तो हमारे पास द्रव्यमान होगा ही होगा, बोलिए हमारे पास शरीर है तो हमारे पास द्रव्यमान होगा ही होगा, इसमें ऑब्जेक्शन की बात नहीं कि तुम्हारा द्रव्यमान क्यों है ना। तो वैसे ही एक वस्तु है तो उस वस्तु का एक गुण है, उस गुण पर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो, क्यों गुण है वो, भाई वो आप कहें भगवान जी डाउनलोड करके भेज दिए या जो भी भावना को सोचो वो गुण है, ठीक है ना। तो गुण कैसा है, तो वह आवेश अपने चारों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव भी करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं आवेश। क्लियर, समझ में आ गया। आवेश वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा स्वयं उसका अनुभव भी करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं आवेश। ठीक, अब मैं चलता हूं, देखिए मैं आवेश की संकल्पना, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना 2-3 पॉइंट पढ़ने के बाद नोट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आवेश की संकल्पना एकदम बेसिक ले चल रहे। आवेश की संकल्पना मतलब कैसे कहा जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है, कौन ऐसा कारण है उसमें कि हम कहते हैं कि ये आवेश है, ठीक है ना। कौन कारण है, किसके कारण हम बोलते हैं कि वस्तु आवेश है, या किसको हम बोलते हैं आवेश। मैं कह रहा हूं आवेश वस्तु का गुण है, तो इस गुण में आवेश कौन है, आवेश कौन है, ठीक है ना, किसके कारण धारा बहती है इसमें, तो अब मैं बात वो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। आप कक्षा 9 में पढ़कर आए हैं, कक्षा 9 में पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आ ही गया होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉनों को संयोजन करते हैं, याद आ रहा है आपको। कक्षा 9 में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होगे, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि पढ़े हो तो आपको और मजा आएगा आवेश की संकल्पना समझने में, ठीक है ना। चले देखिएगा, आवेश की संकल्पना माने किसके कारण, किसके आधार पर हम आवेश को संकल्पना करते, किसके आधार पर, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं दो ऐसे पदार्थों को लूं, बात को ध्यान से समझिएगा, दो ऐसे पदार्थ को लूं, एगो हम क्या करें, सोडियम ले लें। सोडियम के बारे में आप जानते हैं, सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 11, परमाणु क्रमांक होता है 11। देखो प्रत्येक नाभिक के चारों ओर कक्षक होता है, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को बांटा जाता है, तो पहले कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, दूसरे में 8 को, तीसरे में 18 को रखा जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर Na क्या है, 11 है, मतलब 11 परमाणु क्रमांक है। आपको यह भी बात बताया गया होगा कि जितने परमाणु में जितने प्रोटॉनों की, जितने परमाणु क्रमांक होता है, जिनमें जितने परमाणु क्रमांक होता है उतना ही हमारा प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। और यदि एक उदासीन तत्व है, उदासीन तत्व है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर है, क्योंकि आपको बताया गया होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक और प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक दोनों सेम होता है, इसलिए क्या होता है, प्लस माइनस मिलकर खत्म हो जाती, कोई आवेश नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तब इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 11 परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना हो जाएगा, 11, बोलिएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं 11 का, तो 11 का देखिएगा, पहले में 2, उसके बाद 8, उसके बाद भरेंगे 18, तो इस इलेक्ट्रॉन को पहले 2
फिर 8 फिर 18, ऐसे फॉर्म में भरिए। तो यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, ठीक है ना। 8 2 10, कितना बचा? 18वें में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है ना। अब बताइए, हर वो व्यक्ति होता है कि अपना पेट भरना चाहता है, ठीक है ना। हर वो व्यक्ति होता है कि अपना पेट भरना चाहता है। इस सोडियम के हालात भी यही हाल है, यह भी चाहता है कि हमारा पेट भरा रहे, अर्थात हमारा अष्टक भरा रहे, ठीक है ना, अष्टक भरा रहे। तो जो कोष्टक के पास आता है, जिस अष्टक के पास रहता है वो कोष्टक भरना चाहता है, अर्थात 8 के करीब है ना। अगर 8 दे दिया जाए तो उसके कक्षक में पूर्ण रहेंगे 2 8। अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो अपना अस्थाई पूर्ण कर लेगा, पूर्ण हो जाएगा, उसका कोष्टक भर जाएगा, क्योंकि पहले में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में अभी कितने की कमी? बहुत ज्यादा की कमी है ना। तो बहुत ज्यादा की कमी है, तो भाई बहुत ज्यादा तो लेगा नहीं, है ना। कहेगा कि ये दे दो ना, एक ही इलेक्ट्रॉन पर दे के छुट्टी करो। तो एगो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? यह त्याग देता है, एगो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। त्याग कर ये क्या कर देता है? E बराबर बन जाता है 2,8, ठीक है ना। एगो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर था, एगो इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो एगो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा ना, है? एगो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, और एगो प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण उस पर प्लस एगो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस पहले भी 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसकी संख्या होगी 10। तो प्लस 11 गो माइनस 10 गो, प्लस का 1 न बचेगा, तो इस सोडियम पर क्या हो जाता है? Na+ लिख दिया जाता है, Na+ लिख दिया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन दान करके अपने को धनावेश बना लेता है, ठीक है ना। आवेशित हो गया सोडियम, सोडियम पर 1 आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। चले आगे। अब देखिए, ऐसे ही एक ऐसे तत्व को लेता हूं क्लोरीन, सुने आप इसको भी। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर इस पर कोई आवेश नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी 17 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 है, जिसके कारण प्लस और माइनस दोनों इक्वल है और कट के उदासीन हो गया, ठीक है। मैं इसका क्या करता हूं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं। तो इसको लिखते हैं 2,8,7, 2,8,7। वास्तव में देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, आवर्त सारणी, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पहला ऐसे ऑर्बिटल होता है उसमें 2 गो, दूसरे और तीसरे में 8 8, चौथे और पांचवें में 18 18 और लास्टवें में 32 गो तत्व भरे, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एगो पूरा हो गया है 2 को, दूसरा भी 8वां को पूरा हो गया, तीसरा 8 पूरा करने के लिए कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो या तो ये क्या करे, 7 गो इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो बताइए कौन बढ़िया चीज रहेगा? 7 को दे देना या 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना, कौन आसान रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। जिसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना मुश्किल था, उसी तरह इसको 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करना मुश्किल है। चीटोरा है ये, 7 को नहीं देना चाहेगा, चुराना चाहेगा ये, समझ गए। तो ये क्या करता है? एगो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एगो इलेक्ट्रॉन लेकर ये 2 8 और 8 का पूरा कर लेता है, पेट भर जाता है इसका, ठीक है ना। पेट भरते ही यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18, 8 2 10 8, 18 होगी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17, प्लस का 17 और माइनस का 18, माइनस का एगो बच गया ना, ज्यादा हो गया ना माइनस का एगो। तो ये क्या हो जाता है? एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl1 माइनस बना लेता है। अब मैं बात बताने जा रहा हूं वो जो काम लायक है, ध्यान दीजिएगा। Na+ आवेशित हुआ किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के दान के कारण। NaCl ऋणावेशित हो गया, है ना, ऋणावेशित। Cl ऋणावेशित हो गया किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। Na धनावेशित हो गया इलेक्ट्रॉन के
दान से। Cl ऋणावेशित हो गया इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। धन और ऋण, धनावेश और ऋणावेश होने के कारण केवल एक ही है, कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के दान से ही धनावेश आया है और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से ही ऋणावेश आता है। यानी जो आवेश की भूमिका निभाता है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। बोलिए, मजा आया? समझ गए? आवेश की कोई भी वस्तु आवेश, जैसे भी कोई और भी फॉर्मूला लेकर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए mg का ले लो, mg का 12 हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सॉरी परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉनों की संख्या भी 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12, उदासीन है। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8, 8, 2, 10 और 2 जाएगा तीसरे में। तो अभी कितने की कमी है? 6 को कमी है ना, तो 6 को नहीं ग्रहण कर पाएगा, एगो त्याग देगा। सॉरी 2 को ना, 2 को त्याग करेगा तो mg पर 2+ हो जाएगा। तो mg 2+ आवेशित हो गया, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के दान से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के दान से धनावेश उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। यानी आवेशन का कारण कौन है? तो वो है इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दिया जाता है। समझ गए? एकदम समझ गए? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। अर्थात कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करता है, क्या होगा? धनावेश। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, क्या होगा? ऋणावेश। क्योंकि कोई कर्जा देता है तो लेने वाला ऋणावेश होता है, देने वाला तो धन होता है। बोलिएगा, तो कर्जा कौन ले रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन कर्जा लेने के कारण एगो ऋणावेश हो गया। दान कौन कर रहा है? सोडियम। सोडियम दान करने के कारण वो बड़ा हो गया, धनावेश हो गया। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की ग्रहण हुई है, उस वस्तु पर आवेश की मात्रा प्रकृति बताइए, धनावेश होगा कि ऋणावेश होगा। तो जो ही ग्रहण की बात आएगी, चिटोरी की बात आएगी, ग्रहण की बात आएगी, जो ही ग्रहण की बात आएगी वहां कौन सी प्रकृति आवेश का होगा? ऋणावेश। दान की जो ही बात होगी, दान की बात होगी तो वहां पर क्या होगा? धनावेश। तो अब समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना दिया जाता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर क्या होता है? धनावेश। और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। एक मैं और बात बताऊंगा। कहीं कहीं ऐसे पूछा जाता है, किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बताइए आवेश की प्रकृति कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन 5 गो अधिक है, मतलब क्या? अधिकता और कमी। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर एगो निकला है तो क्या बना? धनावेश। एगो इलेक्ट्रॉन निकलने से इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है कि अधिकता? कमी। कमी, बोलिए कमी। कमी हुआ है ना? इलेक्ट्रॉन के दान से इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ है, कमी होने के कारण प्लस की संख्या ज्यादा हो गया। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, ग्रहण हुआ है ना? ग्रहण होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, और एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण उस पर कौन सा आवेश आ गया? ऋणावेश आ गया ना? अब बात ऐसे भी बोला जाएगा, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब प्लसों की कमी है। प्लसों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो प्लसों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता माने माइनस, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब प्लस की ज्यादा है। समझ गए ना? तो जैसे भी बोले ऐसे भी बोले कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो दान करने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। ठीक है ना? तो चाहे दान कहे या चाहे कमी कहे, दोनों स्थितियों में आवेश की प्रकृति होने वाली है धनावेश। चाहे अधिकता कहे और चाहे ग्रहण करे, क्योंकि ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होनी ही होनी है। बोलिए, समझ में आ गया ना?
तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है, क्योंकि आवेशित वस्तु होने के कारण है इलेक्ट्रॉन के दान से ही धनावेश हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से ही ऋणावेश हो रहा है। आवेश होने का कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करता है अथवा कमी होती है तो वह वस्तु धनावेश, तथा यदि इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करता है या अधिकता होती है तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर जी इलेक्ट्रॉन क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं? प्रोटॉन भी तो आवेशित कण है। और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश पढ़े हैं आप, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और प्रोटॉन पर आवेश प्लस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दोनों पर आवेश सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर धनावेश। अब बात यह आई कि चलो इलेक्ट्रॉन आवेश है, मुझसे भी मान लिए, तब बताओ प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है संकल्पना? प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है संकल्पना? तो एक मजे की बात बताएंगे, ध्यान से समझना। इसके दो कारण हैं। इसके दो कारण हैं, एकदम बेसिक लेवल चल रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल। यदि मैं ये बात नहीं बताऊंगा तो आपको न्यूमेरिकल एक एक नंबर के फंस जाएंगे। तो ये बात आपको दिमाग पर जोर देकर समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कक्षा 9 में बहुत भुलवाए हो। अगर भुलवाए नहीं हो तो आपको जोर नहीं देना पड़ेगा। चले, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है? चले ना। देखो, हालात ये है कि हमारे पास 3 ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे पास 3 ऐसे व्यक्ति हैं। थोड़ा व्यक्तियों को बना लें हम। बढ़िया बना दे, बढ़िया। इस तरह से हमारे पास 3 व्यक्ति है, ठीक है ना। इसका हम वेट मान लेते हैं 40 kg, तो नहीं 40 किलो का है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना तुम लोग को? है, झगड़ा वगड़ा नहीं ना करना है। इसको मान लेते हैं 80 किलो का है, और ये मान लेते हैं 120 किलो का, 1 क्विंटल 20 किलो का है। खा पी का मस्त है एकदम, ठीक है ना। 3 व्यक्ति है, तीनों को एक साथ दौड़ा दिया जाए। क्या किया जाए? तीनों को एक साथ दौड़ा दिया जाए। दौड़ा देना। अब देखिएगा, इनकी स्थिति के अनुसार बताइएगा कौन ज्यादा दूरी तक, कौन ज्यादा देरी तक दौड़ेगा और कौन ज्यादा दूरी तक। बोलिएगा, देसी भाषा है एकदम, फार्मूला, देसी फार्मूला। बोलिए 80 किलो बोल दो जी, 120 किलो, पैसा थोड़े ना लगे, बोल दो। कौन ज्यादा दौड़ेगा? 40 वाला। क्यों दौड़ेगा? इसके पास द्रव्यमान कम है, कंफर्टेबल है एकदम, हल्का दौड़ने में परफेक्ट होगा। ये इसके पास द्रव्यमान ज्यादा है, ये और ज्यादा है, हो सके दूध में लिया जाके आके खा मत। ऐसा भी हो सकता है भाई बहुत ज्यादा द्रव्यमान हो जाएगा तो कहीं से ठोकर लगी, 4 दबलिया खा गए, वहीं पर दौड़ गए, हाँफने लगे, तुरंत हाँफने लगेंगे। तो बात ये कि यहाँ पर द्रव्यमानों का कारण है, इसलिए वही हाल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का, सॉरी, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के सापेक्ष 1837 गुना है। इसका क्या मतलब? अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर me की वैल्यू 1 kg मानूं तो 1 kg यहां रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1873 kg होगा ना। बोलिए, इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो प्रोटॉन कितना है? 1873 किलो, माने 1800
100 को 1 कुंटल बोलते हैं ना, 18 कुंटल 73 किलो का हो गया। अभी तो ये 1 कुंटल 20 किलो में ये हाल हो गया था। बताओ इलेक्ट्रॉन 1 किलो का माने हैं, 1 केजी का माने हैं, तो प्रोटॉन कितने केजी का आया? 1873 केजी, अर्थात 18 कुंटल 73 केजी। अब बताइए कौन दौड़ने में तेज है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। क्यों है? क्योंकि इसके पास द्रव्यमान कम है। इसके पास द्रव्यमान कम होने के कारण ये गति में ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा गतिशील होने का क्षमता रखता है, प्रोटॉन नहीं। अब कहोगी सर रटे हैं कि कहीं से निकाले हैं, तो हम निकाले हैं। मैं यहां पर नहीं निकाल के दिखाऊंगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का रेशियो निकालेंगे तो इतने के बराबर आएगा, आएगा, एकदम आएगा, एकदम आएगा। लगा के देख लेना, तुमने लगाओगे थोड़ी नहीं लगाओगे ना, तो समझ गए ना क्यों है? पहला कारण समझ गए ना, क्यों नहीं संभव है भाई? प्रोटॉन के आधार पर संकल्पना क्यों नहीं दी जाती है? तो प्रोटॉन की द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के सापेक्ष बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन गति में संभव नहीं है, स्थायी रहता है, एक जगह बैठा रहता है। समझ गए? दूसरा कारण देखो, आप पढ़े होगे थोड़ा सा आप पढ़े होगे कि जो परमाणु है, परमाणु के बारे में बोलिएगा, परमाणु के अंदर कौन रखता है? परमाणु के अंदर नाभिक है, इतने बात तो जानते ही हैं। परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर कौन कौन बैठा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बताइएगा प्रोटॉन क्या है? नाभिक में है, नाभिक में ये इतने, एक नाभिक में एक बल कार्य करता है, नाभिक में एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। उस बल से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतना जकड़े होते हैं, इतना जकड़े होते हैं कि वो छोड़कर भाग नहीं सकते, ये इतने बल से बंधे होते हैं। तो ये क्या होता है, इस नाभिक के अंदर लगने वाले प्रबल नाभिकीय बल से सारे जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे एक दूसरे से जकड़े रहेंगे, बल से बंधे रहेंगे। और मैं यहां से किसी को खींचा रहा हूं और वो भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। तो नाभिक में उपस्थित होने के कारण, नाभिक में लगने वाले प्रबल नाभिकीय बलों के कारण ये प्रोटॉन बंधा होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? गति नहीं कर पाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कम बल से बंधा होता है, वो तोड़कर जा सकता है उस बल को। समझ गए ना? दो कारण। तो आप अभी तक क्या समझे हो? आवेश क्या होता है? तो आवेश वस्तु का गुण है। समझ गए ना? क्या करता है? तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसका स्वयं अनुभव भी करता है। फिर हमने सोचे कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, तो आवेश की संकल्पना निकाले। तो आवेश की संकल्पना देखने से मिला इलेक्ट्रॉन, तो बोलते हैं आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करे या उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो वो कौन सा आवेश होगा? धनावेशित हो जाता है। तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि ग्रहण करेगा तो अधिकता होगी, ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? बोलिए, इस तरह से दे दिए। फिर मैं लिखवा दूंगा कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। इसके दो कारण है। पहला, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गति में संभव नहीं है। दूसरा ये कह सकते हैं प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होने के कारण नाभिक में लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल से बंधा होता है, इसलिए गति में संभव नहीं है। तो गति में संभव है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन गति करता है और गति करता है तो उसी से हमें धारा मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे धारा किससे मिलती है? आवेश से। वो भी कौन आवेश से? इलेक्ट्रॉन के, न कि प्रोटॉन की। समझ गए? तो किसी वस्तु में आवेश की बात होगी तो वो कौन बैठा रहेगा? इलेक्ट्रॉन। जब भी आवेश की बात होगी वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, चालक।
यहां तक क्लियर ना? नोट करें इस बात को, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।